तो हाँ भाई, 2 दिन की छुट्टी के बाद हम वापस अपनी बकचोदी लेकर हाजिर है और आज हम अस्त्रवर्ष में एसआरके या फिर वानर अस्त्र के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे कि वानर अस्त्र में एसआरके क्या फिर से नजर आएंगे और आएंगे तो कैसे आएंगे। वैसे अगर तुम्हें ये जानना है कि क्या एसआरके ही देव है तो फिर तुम ये वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को देख सकते हो, जिसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर चलो अपनी गंभीर मजाक शुरू करते हैं और जानते हैं कि अयान मुखर्जी ने अनिश शेट्टी और मोहन भार्गव को इतने जल्दी क्यों निपटा दिया। देखो, मोहन भार्गव का कैरेक्टर ब्रह्मास्त्र के सभी कैरेक्टर से काफी अलग और खास है, क्योंकि अभी के वक्त में मोहन भार्गव ही एक ऐसा बंदा है जो अस्त्रवर्ष को एवेंजर की तरह रिप्रेजेंट कर पा रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? अब ऐसा इसीलिए क्योंकि ये कैरेक्टर 2004 में आई मूवी स्वदेश से ही उठाया गया है। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि स्वदेश एक इंडियन साइंटिस्ट की कहानी है जो नासा को छोड़ के इंडिया वापस आ जाता है। अब वही मोहन भार्गव का कैरेक्टर यहाँ दिखाने का मतलब है कि अयान मुखर्जी हमें अस्त्रवर्ष कितना पुराना है ये दिखा रहे हैं। जैसा कनेक्शन उन्होंने दिखाया तुम्हें मार्वल की कई मूवीज में वो देखने को मिल जाएगा। और तुमने अगर नोटिस किया तो तुम्हें पता चलेगा कि शाहरुख खान का ये मोहन भार्गव का कैरेक्टर ब्रह्मास्त्र में आयरन मैन से काफी इंस्पायर्ड है। इसका एटीट्यूड, वो बिल्डिंग और यहाँ तक कि वो वानर अस्त्रों को छुप के पहनने वाला सीन आयरन मैन से काफी सिमिलर है। तो बेटा, इसमें हमें इस कैरेक्टर की वैल्यू समझ आती है। और अगर तुम भी मेरी तरह एवेंजर के जबरा फैन हो तो तुम्हें पता होगा कि एवेंजर की शुरुआत भी आयरन मैन से ही हुई थी और इसका अंत भी आयरन मैन ने ही किया था। अब यहाँ पे मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि भले ही ब्रह्मास्त्र बाप बेटी की पर्सनल लड़ाई है, दोनों की आपसी खुन्नस है, लेकिन अस्त्रवर्ष की शुरुआत मोहन भार्गव ने ही की है। और अगर मेरा फेंका हुआ तीर सही निशाने पर जाके भिड़ गया तो फिर अपने दोनों हाथों में लड्डू होंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से अयान मुखर्जी भी मोहन भार्गव के बारे में यही सोच रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो एसआरके हमें आगे भी देखने को मिलने वाले हैं। मतलब बेटा, मजे ही मजे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब इस बात के प्रूफ मैं तुम्हें आगे भी दूंगा, लेकिन तुम्हें अगर वो पहला सीन याद है जब रफ्तार और जोर अपनी हरामी सोच लेकर बिल्डिंग में घुसते हैं तो वहाँ पे मोहन भार्गव उनके नाम आसानी से पहचान लेता है और साथ ही में उनकी पावर्स कौन सी है ये भी पहचान जाता है। और साथ ही में जुनून देव के पावर्स का यूज करके भी 7 दिनों तक इसका घंटा कुछ उखाड़ नहीं पाती, और वो भी तब जब वानर अस्त्र इसके पास नहीं होता। मतलब बेटा, लोंडे के पास और भी कई पावर्स है जो हमसे छुपाई गई है, लेकिन अयान मुखर्जी ने हमें बताया जरूर है कि बंदा बहुत रहस्यमयी है और जीनियस भी। अब कैसे? जैसा कि जुनून जब ये कहती है कि 7 दिन के बाद आखिर तुम्हारी शक्ति मेरे जुनून से हार गई, तब वो हमें यही बता रही होती है कि समझो बंदे के पास और भी पावर्स है। अच्छा, देखो, अगर प्रूफ की बात करूँ तो कई सारे हैं, लेकिन हम सिर्फ पुख्ता सबूतों पर ही अपना ध्यान को केंद्रित करेंगे। अब इसी सीन में जब जुनून ब्रह्मास्त्र का वो हिस्सा साइंटिस्ट से ले लेती है तब वो उसे कहता है कि तुम अंधेरा ला रही हो जुनून, लेकिन रोशनी आएगी। इसका मतलब कि बंदे को सब पता है जुनून अंधेरा कैसे ला रही है, यानी कि देव। रोशनी कहाँ से आएगी, यानी कि शिवा। उनके नाम और उनका पता, यहाँ तक कि उनकी पावर, सब कुछ इसे पता है। यानी कि जाहिर सी बात है उसके पास कोई ऐसी पावर्स भी है जो सब जानती है, और उसे शिवा के बारे में भी पता ही होगा। और अगर बेटी के बारे में पता है तो बात कहाँ छुपेगा, यानी कि देव के बारे में भी मोहन भार्गव सब कुछ पहले से ही जानता होगा। लेकिन अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि ब्रह्मास्त्र का मेंबर होने की वजह से वो ये सब जानता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बाकी सब ब्रह्मास्त्र के मेंबर्स को घंटा कुछ नहीं पता है। अनिश शेट्टी शिवा से मिलता है तो उसे ना शिवा के बारे में पता होता है और ना ही जुनून और उसके 2 पंटरों के बारे में। वही गुरुजी भी शिवा की आंख देखकर उसे पहचान तो लेते हैं, लेकिन देव और जुनून के बारे में वो भी अनजान होते हैं और सारी कहानी उन्हें शिवा ही बताता है। अब इसका मतलब साफ है कि मोहन के पास ऐसा बहुत कुछ है जो हमें दिखाना अभी बाकी है, और इसीलिए शायद वो बिल्डिंग से कूदते वक्त ये कहता है कि मैं कभी हारता नहीं, क्योंकि वो मरा ही नहीं। और क्योंकि उसकी डेड बॉडी हमें नहीं दिखी तो ऐसा पॉसिबल भी है। और अयान मुखर्जी भी अपने कई इंटरव्यू में जबान लड़खड़ाते हुए ये कह चुके हैं कि शायद मोहन भार्गव जिंदा है। और यही नहीं, मेरी प्रजाति के कुछ बड़े जीवों को भी वो ये कह चुके हैं कि एसआरके का कैमियो शूट करते वक्त ही उन्होंने मोहन भार्गव के कैरेक्टर को और एक्सप्लोर करने का सोच लिया था। तो माय लॉर्ड, ये सारे सबूत चीख चीख के ये कह रहे हैं कि वानर अस्त्र में हमें फिर से एसआरके देखने को जरूर मिलेंगे। लेकिन अब तुम सबके तेज दिमाग के न्यूरॉन तुमसे ये पूछ रहे होंगे कि ऐसा कैसे होगा। तो आइए मेरे दिमाग के तेज न्यूरॉन से इसका जवाब सुनते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके 2 रास्ते हैं, और इसका पहला रास्ता है कि वो पार्ट 1 में नहीं मरे होंगे। अब अगर ऐसा हुआ तो 2 बातें होंगी, या तो वो हमें पार्ट 2 देव में दिखाई देंगे और मजा ही आ जाएगा,
या फिर उनकी कोई सेपरेट मूवी आएगी जिसमें हमें मोहन भार्गव और वानर अस्त्र के बारे में और जानने को मिलेगा। अब क्योंकि ये मूवी अस्त्रवर्ष से जुड़ी होगी तो इसमें हमें और अस्त्र भी नजर आएंगे और साथ ही में पार्ट 2 देव से जुड़ी हिडन डिटेल या फिर कोई पोस्ट क्रेडिट सीन भी होगा। दूसरा रास्ता है कि हमें प्रीक्वल दिखाया जाएगा जिसमें स्वदेश के बाद मोहन भार्गव की लाइफ में जो होगा उसे कवर किया जाएगा। अब देखो इनमें से जो भी हो सबके लिए हम तैयार बैठे हैं और मैं 90% गारंटी लेकर बैठा हूँ कि मोहन भार्गव के साथ वानर अस्त्रों को लेकर आयन मुखर्जी कुछ तो करेंगे। लेकिन अब जो भी करना हो आयन मुखर्जी को सब 2030 के अंदर ही करना होगा, वरना अगर क्रिश की तरह हुआ तो उम्र और कमर मैच नहीं होगी। चलो जो भी हो अपने को मजा आना चाहिए। वैसे तुम वानर अस्त्र के साथ SRK की कैसी मूवी देखना चाहते हो, प्रीक्वल सेपरेट या फिर पार्ट 2 देव में उनका एक कैमियो? तुम्हारी इच्छा है कमेंट में लिखो, क्योंकि क्या पता आयन मुखर्जी सुन ले। और ब्रह्मास्त्र से जुड़ी और भी बहुत सारी मजेदार वीडियोस मैंने पहले से बनाई हुई है जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुम जाके देख सकते हो। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम यहीं पे अल्प विराम लेंगे ताकि अगली वीडियो में जल्दी मिल सके। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।